नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से ब्रेन पावर जोन में। आज मैं लेकर आया हूं वर्ड टू ऑटम। ये पोएट्री सेक्शन है और इस पोएट्री सेक्शन में चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 में इसका हिंदी एक्सप्लेन हम लोग करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन पूरे पोएम का वर्ड टू ऑटम का हम लोग हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर वर्ड टू ऑटम, जो लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। और जॉन कीट्स साहब का आप फोटो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यही है जॉन कीट्स साहब। इनके बारे में बहुत सारे दिलचस्पी रोचक फैक्ट भी है जो हम आगे अबाउट ऑथर के रूप में पढ़ेंगे। और अबाउट ऑथर मीन्स आप जानते ही हैं कि कवि की जीवनी के बारे में पढ़ना होता है। तो आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन में चलते हैं लाइन बाय लाइन करके। सबसे पहले अबाउट ऑथर, ये जॉन डॉन साहब के बारे में हम लोग अधिक जानकारी लेंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव का भी कमांड होता है, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से, तो आप कमांड करते चलिएगा, इसलिए मैंने हाईलाइट पॉइंट बनाते चला। फर्स्ट में है कि सबसे पहले तो इनकी जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में एंड डेड ऑन 23rd, ये 23 फरवरी 1821 में इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ पे ये जन्म मृत्यु हुआ था? तो मूनफील्ड लंदन में हुआ था। ये लंदन में एक मूनफील्ड नाम का जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ही वाज ए ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट, ये अंग्रेजी के बहुत बड़े ग्रेटेस्ट महान कवि थे। तो ये रोमांटिक का मतलब होता है नेचर, नेचर होता है, नेचर वाले कवि को ही हम लोग रोमांटिक पोएट कहते हैं। इसमें प्रकृति के बारे में विशेषता बतलाया जाता है। ऐसे कवि जो होते हैं नेचुरल होते हैं, जो रोमांटिक होते हैं वो। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में इनके पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स का नाम था इनका थॉमस किट, यानी पिताजी का नाम था थॉमस किट्स एंड मदर्स नेम इनका था फ्रांसिस जेनिंग्स। फ्रांसिस जेनिंग इनका माता पिता का नाम था। माता पिता के बारे में, माता जी तो इनकी ट्यूबरकुलोसिस से मर गई थी और इनके पिताजी बताया जाता है कि घोड़े से गिरने के बाद में वो मर गए थे। घोड़ा जब था, वो घोड़सवारी कर रहे थे तो नीचे गिर करके वो मर गए थे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इनके बारे में भी मृत्यु का दिलचस्प एक कहानी है, बताएंगे आगे चल के। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। इनका पहला कविता था, उसका नाम था लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन है ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। 1814 में इनका पहला जो कविता था, ये वाला जो कविता है, ये रचना किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। जॉन कीट्स रोट्स द मेनी पोएम्स, ये बहुत सारी कविता लिखी हैं, जिसमें एग्जाम्पल में नाम है कि ऑड ऑन इंडुलेंस, ऑड ए ग्रेशियन यू आर एन, ऑड टू, सही देखिए ऑड जुड़ा हुआ है। ऑड का मतलब इनका एक ग्रीक भाषा है जिसका मतलब होता है कविताओं का समूह। तो कविता के पहले जुड़ा हुआ है, ऑड को हटा कर भी कहीं कहीं मिलता है, केवल ये मिलेगा तो आप समझिएगा कि इन्हीं का कविता है। जैसे में ऑड टू ऑटम है तो ऑड को हाइड भी कर दिया जाएगा तो भी आपको लगेगा कि ये वही कविता है टू ऑटम, और वो भी वही जॉन कीट्स ही लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑड
अगला लाइन है मेरा कि ऑड टू ऑटम पोएम वाज कंपोज ऑन अबाउट 1892-1820। देखिए 1819 में ये रचना किया गया होगा, मतलब ये तैयार किया गया होगा, और उसको पूर्ण रूप से प्रकाशित किया गया होगा 1820 में। इसलिए 1819 से 1820 के बीच में ये अबाउट लगभग में दे दिया गया है कि ये कंपोज किया गया होगा ऑड टू ऑटम, ये चैप्टर है। और अब है इनके बारे में थोड़ी सी खास जानकारी कि he died on tuberculosis in 1821 at the age of 26। ये क्या हुआ था कि इनको ट्यूबरक्लोसिस था, टीबी की बीमारी था ये, और मात्र 26 वर्ष की अवस्था में ये दुनिया छोड़ गए थे। और दुनिया छोड़ते समय ये बहुत ही बेचैनी से इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि टीबी जो था इनका, ट्यूबरक्लोसिस, ये लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। तब ये बोल रहे थे कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर रहा हूँ, क्योंकि जो कफ से इनका ब्लड निकल रहा था वो देखकर ये बेचैन सा हो गए थे। ये बोलने लगे थे कि ये डेथ वारंट है मेरा, ये जो ब्लड है आर्टेरियल ब्लड है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये कोई साधारण ब्लड नहीं है, ये मेरे डेथ वारंट है और मैं इजी मर जाऊंगा, मैं आसानी से मर जाऊंगा, और थैंक गॉड वापस बुलाने के लिए। तो ये चीज़ था इनके बारे में फैक्ट। और अब चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने कविता के तरफ, पोएम्स के तरफ, एक एक लाइन करके उसका डिटेल्स समझेंगे कि ताकि उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव बने आप क्लियर करते चलो। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट लाइन कह रहा है कि सीजन ऑफ मिस्ट, ऑड टू ऑटम में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा। ऐसे ये स्टेंजा थोड़ा सा लंबा लंबा, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे एक एक लाइन करके, कोई दिक्कत नहीं है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मीलो फ्रूटफुलनेस है क्या कि ये जो कवि हैं जॉन कीट्स, ये नेचर के तो विद्वान पोएट हैं ही, तो ये नेचर के बारे में विशेषता बतलाए हैं। खास करके इस चैप्टर में ऑड टू ऑटम, ये शरद ऋतु, हेमंत ऋतु जो होता है उसके बारे में ये बतलाने का प्रयास किए हैं, समझाए हैं। और जिस समय ये ऑटम आता है तो उस समय का जो देखने का नज़ारा होता है, हर चीज़ में खुशहाली ही खुशहाली आता है। और इसकी एक विशेष तरह से वर्णन किए गया है कि कैसे फलों फूलों में क्या होता है। ये आगे चल के हम लोग पढ़ते चलेंगे लाइन बाय लाइन, तो समझ में आ जाएगा। सीजन ऑफ मिस्ट, ये जो मौसम है मिस्ट का है, मतलब धुंध कोहरे का, एंड मीलो फ्रूटफुलनेस, और ये एक प्रकार का रसदार फलों का मौसम है। बहुत ही फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है पक्का हुआ रसदार फल का मौसम है। ये दोनों का है, ये कोहरा धुंध और रसदार फलों के मौसम का है। क्लोज बोजम फ्रेंड, ये दोनों दोस्त है, बहुत ही जिगरी दोस्त है, दोनों बहुत ही मिलजुल के रहने वाले हैं, दोनों में खूब बनता है। ऑफ द मैच्योरिंग सन, ये बढ़ता हुआ जो सूरज है, परिपक्व सूरज है, ये दोनों और ऑटम दोनों मिलके दोस्ती करते हैं। ये कौन कौन? सन और ये मैच्योरिंग सन और ऑटम, ये दोनों आपस में दोस्त हैं और दोनों मिलकर के देखिए आगे क्या करते हैं। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, दोनों आपस में मिलकर कंस्पायरिंग करते हैं, वो विचार विमर्श करते हैं, कानाफूसी करते हैं कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे इसको आशीर्वाद दिया जाए, कैसे इसको लोड कर दिया जाए, किसको, कैसे फूलों फलों को लोड कर दिया जाए। यहाँ पे मिलेगा अगला लाइन में कि विथ फ्रूट, फलों के साथ कैसे लोड कर दिया जाए। वेनिश द राउंड द थैश ईव्स रन,
ये यहाँ पे इसका लाइन है कि फलों से लदे अंगूर की बेलियां। जैसे अंगूर का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि अंगूर अपने मन से मतलब ये थी है कि अंगूर कैसे होता है, जब पूरा लतड़ जाता है या पेड़ होता है, पेड़ तो नहीं लतड़ने वाला होता है ये चीज़, तो लतड़ जाता है तो इसमें अंगूर के गुच्छे आ जाते हैं। तो जब गुच्छे आ जाएंगे तो ये तो नीचे बेंड होगा ही। तो जो घर पे बने छज्जे, वेनिस का मतलब होता है यहाँ पे कि वेनिस द राउंड द थैच इप्स रन टू बेंड विथ एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री। यहाँ पे कह रहा है कि जो घर के ऊपर छज्जे होते हैं, मचान टाइप है, यहाँ पे छज्जा होता है कि कहीं पे घर पे, और उस पे सब्जी वगैरह लगा देते हैं और उस बांस के जरिए उस पूरे छज्जा पे फैल जाता है। तो उसको क्या करना है कि उसको चारों तरफ लतार देना है, उसको ऊपर से ढक देना है पूरा कवर से, उस फ्रूट से या सब्जी से। अब है टू बेंड, टू बेंड विथ एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री। इसमें है कि झुका देना है, टू बेंड, उसको नीचे की तरफ झुका देना है। कैसे झुका देना है कि वो झुक जाए, जितना उस पर हम ला देंगे। जैसे मान लो कि एप्पल ट्री का एग्जांपल दिया गया है हमें, विथ एप्पल ट्री मोस्ट कॉटेज ट्री, तो एप्पल के पौधे पे इतना एप्पल डाल देना है, इतना फल डाल देना है कि वो नीचे की तरफ झुक जाए। आगे बढ़ते हैं। एंड फिल फॉल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर। और फल को क्या करना है कि कोर तक ले पका देना है, जो भी है रेड का, ये इसको पूरा का पूरा कोर तक ले पका देना है। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हॉजल सेल। और जो स्वेल वाले पौधे हैं, जैसे में कर्नेल, जैसे में क्या होता है कि टू स्वेल, स्वेल का मतलब आप समझते हो कद्दू, कद्दू गॉड सेल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसको चिकना कर देना है। और प्लम्प मीन्स होता है मोटा कर देना, मोटा, बहुत मोटा कर देना। तो प्लम्प का मतलब जैसे अखरोट का एग्जाम्पल इसमें लिया गया है, हॉजल सेल मीन्स होता है अखरोट, तो इसको मोटा कर देना है, इसको और ज़्यादा बढ़ा देना है। और गॉड सेल को प्लम्प कर देना, मोटा कर देना है और बढ़ा देना है। स्वेल में चिकना बना देना है और भी थोड़ा बड़ा कर देना है, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ऐसे करके। तो ये चीज़ था कि एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस, सभी फलों को बहुत ही कोर तक, जैसे आम है तो इसको ऊपर से ही नहीं पकाना है, इसको पूरा अंदर से चारों तरफ पका देना है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखें। आइए, विथ ए स्वीट कर्नेल सेट बर्डिंग मोर एंड स्टिल मोर लैटर फ्लावर्स फॉर द बीज। अब है क्या कि मीठी गुठलियों के साथ, विथ ए स्वीट कर्नेल, मीठी गुठली के साथ, गुठली समझते हैं आप, जैसे आम का गुठली ऐसे बीच में होता है, कलियों का खिलना, बर्डिंग मोर, बहुत सारे कली खिलेंगे। इतना अथी करना है क्या, ये दोनों सूरज और एटम जो है आपस में कंस्पायरिंग कर रहे हैं। कभी वाकई में सचमुच में ये बहुत अच्छे रोमांटिक पोएट है, मतलब नेचर के पोएट है, जो काफ़ी वर्णन कर रहे हैं अच्छे तरीक़ा से कि कितना अच्छा फीलिंग्स है। सबको ये समझ में नहीं आता है कि क्या होता है, तो ये सन और एटम का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दोनों आपस में जिगरी दोस्त है और दोनों आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। कानाफूसी क्या कर रहे हैं कि कैसे फलों को लाद दिया जाए और कैसे एप्पल के ट्री को लाद करके उसको लभा दिया जाए, नीचे झुका दिया जाए, और उस फलों को कितना
कुछ किया जाए, कितना आशीर्वाद ब्लेस दिया जाए कि वो फल के पूरा पक जाए, कोर तक ले पक जाए, और गॉड सेल को कितना किया जाए कि वो प्लम्प हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, और हॉजल सेल को भी प्लम्प कर देना है, मोटा कर देना है, और मीठे गुठली के साथ उसके जो लताएं हैं, उसकी जो कलियां हैं, उसको भी खिलवा देना है, ठीक है। एंड स्टिल मोर लेटर फॉर द बीज, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि और जो भी खिलेंगे उसमें फूल या कलियां खिलेंगे उस पौधे में, जो भी खिलेंगे इसमें फूल या कलियां, तो उसमें होगा क्या कि बीज मधुमक्खियाँ, वो मधुमक्खियाँ जिसमें आप देखे होंगे मधु निकाला जाता है, होने निकाला जाता है, वो वाला। तो बाद में जो वहाँ पे जितने भी बीज है, ये प्लुरल है, एस लगाया है, तो मधुमक्खियाँ हो जाएगा, तो उसके लिए फूल बन जाएगा। वो कलियों से जब फूल मैच्योर होगा तो उस फूल पे जाके मधुमक्खियाँ बैठेंगी, और क्या होगा कि अनटिल दे थिंक वार्म्स डे विल नेवर सीज। अब वो समझने लगेंगे, मधुमक्खियाँ क्या समझेंगे कि जब क्या कि गर्मी का दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्या ये इतना ज़्यादा उनको मिलने लगेगा उस फूल से रस कि वो समझेंगे कि क्या हमें वो ये गर्मी का दिन कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर समर हैज और ब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल, उनका क्लेमी सेल जो है छत्ता जिसमें मधुमक्खियाँ रहती है, वो भर जाएगा, बिल्कुल ब्रीम्ड हो जाएगा, वो लप लप हो जाएगा, ब्रीम्ड हो जाएगा। वो शहद जो है हनी, उससे इतना ज़्यादा भर जाएगा कि वो तबाह होकर के बोलेंगे कि ये गर्मी का दिन समाप्त नहीं होगा का, कि हम इतना ज़्यादा ला के रख रहे हैं, इतना चिपचिपा हो गया है, अब नहीं चाहिए। जैसे में अभी जो है ये लॉकडाउन की स्थिति चल रहा है, और हम सभी भी व्याकुल हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं कि ये कभी लॉकडाउन का जो समय ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसी तरह मधुमक्खियाँ भी अपने आप में समझती कि गर्मी का दिन नहीं जाएगा, क्या कि हमारे क्लेमी सेल बहुत ही भर चुका है। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज, देखिए यहाँ पे हैथ को हैज पढ़िएगा, ये इनका स्टाइल है। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे इंग्लिश का पालन किया था, और हम लोग भी इसको फॉलो करेंगे हैज के। हेलो जी, एक प्रॉब्लम आ रही है सामने कि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा जा रहा है, जिसके चलते प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इसका 2 पार्ट लेकर आ रहे हैं। एक फर्स्ट पार्ट ये रहेगा, पहला ये रहेगा, और दूसरा तुरंत हम अपलोड करने वाले हैं इसका जस्ट ही। और फिलहाल आप ये देख करके अपना स्टडी कंटिन्यू रखें, तब तक ये बहुत जल्द ही सेकेंड पार्ट को हम इसमें डालेंगे तुरंत करके। और फिलहाल आई होप यू अंडरस्टैंड, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करने का मन हो तो कीजिए, अगर ज़रूरी ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।